मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जब जब भारत को पापियों ने नष्ट करने की चेष्टा की है, तब तब भारत माँ की गोद ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने भारत माँ की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया। ऐसे ही एक सपूत का जन्म 30 नवंबर 1967 गुरुवार रात के लगभग 12:30 बजे भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के नाह गांव में माता मिथिलेश कुमारी दीक्षित और पिता राधेश्याम दीक्षित के सुपुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम राजीव दीक्षित रखा गया। उनके परिवार में उनके पिताजी पूर्व बीडीओ ऑफिसर रहे हैं। राजीव जी के छोटे भाई का नाम प्रदीप दीक्षित है और बहन का नाम लता शर्मा। राजीव जी के दादा और दादी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान भी दिया था। राजीव दीक्षित जी का बचपन उनके गांव में गुजरा और उनकी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक की शिक्षा फिरोजाबाद के पीडी जैन इंटर कॉलेज में पूरी हुई। राजीव जी बचपन से ही मातृभूमि के प्रेमी थे। इसके साथ साथ वह क्रांतिकारियों से बड़े प्रेरित थे। उनके अंदर क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करने की आकांक्षा थी। अपनी उच्च माध्यमिक की शिक्षा पूरी करने के बाद वे इलाहाबाद गए। वहां उन्होंने 1984 में अपनी बीटेक की पढ़ाई इलाहाबाद के जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में शुरू की थी। वे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। तभी उन दिनों राजीव जी का भोपाल गैस हत्याकांड से पीड़ित कुछ लोगों से मिलना हुआ। उनकी पीड़ा देखकर और उन्हें न्याय दिलाने हेतु वे यूनियन कार्बाइड कंपनी को देश से भगाने के लिए कार्य करने लगे। इसी दौरान उनकी बीटेक की पढ़ाई अधूरी छूट गई। इसी बीच राजीव जी फ्रांस गए। अपने रिसर्च के संबंध में वे नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम गए। वहां उन्हें अपना रिसर्च पेपर पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने अपना रिसर्च पेपर अंग्रेजी में पढ़ना शुरू किया। अचानक एक डच वैज्ञानिक ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपकी मातृभाषा क्या है। राजीव जी ने उत्तर दिया, हिंदी। वैज्ञानिक ने वापस प्रश्न पूछा कि आपको अपना रिसर्च पेपर हिंदी में पढ़ना चाहिए। तब राजीव जी के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई भी रिसर्च पेपर की तैयारी हिंदी में नहीं की थी। सन 1991 में डंकल प्रस्ताव के खिलाफ घूम घूम कर जन जागृति की और रैलियां निकाली। यह डंकल प्रस्ताव भारत के लिए घातक होने वाला था, क्योंकि इस प्रस्ताव के पश्चात अनेक विदेशी कंपनियों को भारत को लूटने की खुली छूट मिल जाती। कोका कोला और पेप्सी जैसी हानिकारक पेय पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया और कानूनी कार्रवाई भी की। सन 1991 में राजस्थान के अलवर जिले में केडिया विल्सन कंपनी के शराब कारखानों को बंद करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस घटना में गोलियां भी चलाई गई, जो कि उनके पास खड़े साथी को लग गई थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव वासियों को ऐसा प्रोत्साहन दिया कि अंत में उन्हीं की जीत हुई। सन 1995 में राजीव जी ने उत्तराखंड में टिहरी बांध के खिलाफ ऐतिहासिक मोर्चा और संघर्ष किया, जहां भयंकर लाठीचार्ज में काफी चोटें आई। टिहरी पुलिस ने तो राजीव जी को मारने की योजना भी बना ली। घायल होने के बावजूद भी उनका संघर्ष जारी रहा, परंतु अंत में भारत सरकार ने बलपूर्वक बांध बनवाया। यह बांध 2006 में बना। सन 1997 में राजीव जी के जीवन में एक नया मोड़ आया, जब उनका मिलना प्रख्यात इतिहासकार धर्मपाल जी से सेवाग्राम वर्धा में हुआ। धर्मपाल जी यूरोप में काफी वर्ष अध्यापक रहे हैं। उनके सानिध्य में रहकर अंग्रेजों के समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन करके
देश को जागृत करने का काम किया और ऐसे दस्तावेज लोगों के सामने रखे जिन्हें लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था, क्योंकि यह सारे दस्तावेज धर्मपाल जी ने इंग्लैंड की लाइब्रेरी से काफी मेहनत के साथ इकट्ठे किए थे। राजीव जी ने भारत में घूम घूम कर भारत का गौरवशाली और ऐसा सच्चा इतिहास लोगों को बताया जो पहले किसी को पता न था। सन 1999 से राजीव जी के व्याख्यानों ने देशभक्तों के बीच जागरूकता पैदा की और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने लगे। सन 1999 में राजीव जी व्याख्यात योग गुरु स्वामी रामदेव से मिले। राजीव जी ने रामदेव के योग प्राणायाम को अनेक सराहा और उनके संपर्क में रहते थे। राजीव दीक्षित और स्वामी रामदेव के बीच हुए अनेकों चिंतन के बाद उन्होंने देश को स्वावलंबी, स्वदेशी और अंग्रेजों के कानून को हटाने के लिए योजना बनाई और अनेक योजना के बाद 9 जनवरी सन 2009 में स्वामी रामदेव और राजीव दीक्षित ने मिलकर भारत स्वाभिमान नामक एक संगठन का निर्माण किया। स्वामी रामदेव ने भारत स्वाभिमान में राष्ट्रीय सचिव का पद राजीव दीक्षित के कंधों पर दिया। 1 अप्रैल सन 2009 में भारत स्वाभिमान का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसे आस्था टीवी चैनल पर सीधा प्रसारित किया गया। उद्घाटन समारोह में स्वामी रामदेव जी ने अन्य भारत स्वाभिमान के सदस्य जैसे वेद प्रताप वैदिक, देवेंद्र शर्मा, JS राजपूत, अजय गोयल उपस्थित थे और भारत स्वाभिमान उद्घाटन समारोह में पहली बार राजीव जी ने सीधा प्रसारण किया और पूरे भारत के सामने केवल 20 मिनटों में ऐसी जानकारियां भरी व्याख्यान दी कि सारे भारत से प्रेम करने वाले राजीव जी के चाहने वाले बन गए। इन मूर्ख नेताओं को यह नहीं मालूम है कि बाहर के बोतल के दिए हुए खून से कोई मरीज जिंदा नहीं बचता। अगर किसी व्यक्ति का खून बनना बंद हो जाए, अगर किसी देश में पूंजी का उत्पादन होना बंद हो जाए, तो बाहर की पूंजी लाकर किसी देश का विकास नहीं हो सकता। जैसे किसी मरीज के शरीर में खून बनना बंद हो जाए, तो बोतल का खून चढ़ाकर कितने दिन जिंदा रखेंगे आप उस मरीज को? आखिर उसको आज नहीं तो कल अपना खून बनाना ही पड़ेगा, तभी वो जिंदा रहेगा। वैसे ही पूंजी की जरूरत है तो पूंजी उत्पादन का तरीका बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, न कि ये कि हम भीख मांग के हमेशा पूंजी लाएंगे। तो विदेशी पूंजी पर आधारित ये देश बनाने के चक्कर में सारे दरवाजे खोल दिए। आजादी मिलने के 50 साल भी पूरे नहीं हुए, सारे दरवाजे फिर खुल गए। फिर से विदेशी कंपनियों का स्वागत है। ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है। हजारों कंपनियों को बुलाया जा रहा है। हर एक क्षेत्र में उनको व्यापार करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। जिन जिन क्षेत्रों में हम व्यापार करते थे अच्छा, वहां भी उनको बुलाया जा रहा है। पानी बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई, आलू का चिप्स बेचने के लिए आ गई, टमाटर की चटनी बेचने के लिए आ गई, आम का अचार बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई, डबल रोटी पाव रोटी बेचने के लिए, अंडरवियर बनियान बेचने के लिए विदेशी कंपनियां, क्रीम पाउडर लिपस्टिक बेचने के लिए विदेशी कंपनियां। साधारण सी छोटी छोटी चीजों से लेकर हर बड़ी चीज तक सब कुछ विदेशी बेचेंगे इस देश में, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। और उसी में GM फूड वाली विदेशी कंपनियों के लिए भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं और उनको भी यहां बुलाया जा रहा है। जिनको बुलाने को दुनिया का कोई देश तैयार नहीं है, उनको भारत सरकारें दरवाजा खोल के बुला रही हैं। आइए हमारे यहां, जो करना है करिए, बस थोड़ा सा हमको पूंजी निवेश की जो जरूरत है उसमें पूर्ति होती रहे, थोड़ा टैक्स मिलता रहे और नेताओं को वाइंडिंग अप चार्जेस मिलते रहे, रिश्वत मिलती रहे, घूस मिलती रहे। हर विदेशी कंपनी के लिए दरवाजा खुला है। ऐसा लगता है कि भारत कोई खैराती धर्मशाला हो गया है जिसमें हर एक के लिए दरवाजा खुला है, सबको बुलने आने की खुली छूट है। इसके बाद राजीव जी ने स्वामी रामदेव के उपस्थिति में हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में अनेकों व्याख्यान दिया और लोगों को तथ्य के साथ देश में हो रहे भ्रष्टाचार और लूट का सच बताया। राजीव जी का कहना था कि एक अंग्रेज टीवी में कॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक चिट्ठी लिखकर बताया था कि मैंने जो IPC अर्थात इंडियन पिनल कोड की ड्राफ्टिंग की है, इससे किसी भी भारतवासियों को न्याय नहीं मिलेगा और भारत सरकार उसी अंग्रेज के बनाए हुए कानून को आजादी के बाद आज भी चला रही है और इसी का परिणाम है कि आज भी 3 से 4 करोड़ केसेस अलग अलग अदालतों में पेंडिंग हैं और भारतवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है। राजीव जी ने अपने व्याख्यानों में बताया, अंग्रेजों के स्वयं के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति की श्रेष्ठता अपनी पराकाष्ठा पर थी।
इन गुरुकुलों में छात्रों से अधिक छात्राएं हुआ करती थी, जिनके लिए अलग से अध्यापिकाएं थीं, और यह शिक्षा हर वर्ग के लिए समान और निःशुल्क हुआ करती थी। मैकॉले के अनुसार भारत को जीतने के लिए उसके चरित्र को तोड़ना सबसे आवश्यक है, जिसके लिए उसने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को गैर कानूनी घोषित कर ध्वस्त करना शुरू कर दिया। राजीव जी ने गाय की महानता बताई कि कैसे गाय हजारों गंभीर रोगों को ठीक करती है और अच्छी खेती और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत जरूरी है, और गाय को बचाने के लिए हमें सामने आना होगा। राजीव जी ने कई जगहों में वहां के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गौशाला बनाई थी। राजीव जी आयुर्वेद, होम्योपैथी, जैविक खेती, भारतीय कानून, इतिहास, भारतीय शास्त्र जैसे अनेकों विषयों में गहरा अध्ययन कर ज्ञान अर्जन किया था, और उस ज्ञान को निःशुल्क लोगों तक अपने व्याख्यानों द्वारा पहुंचाते थे। राजीव जी ने वाग्भट जी नामक ऋषि के लिखे हुए स्वस्थ जीवन जीने के सूत्रों को लोगों को बताया, जिससे अनगिनत लोगों को आज तक लाभ पहुंच रहा है। श्री राजीव दीक्षित जी बताते थे, पहले भारत वर्ण व्यवस्था से चला करती थी और कोई जाति भेदभाव नहीं हुआ करता था। अंग्रेजों ने भारतवासियों को जाति के नाम पर तोड़ा। अंग्रेजों ने ही जानबूझकर भारतवासियों को जनरल, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में विभाजित कर भारतवासियों के अंदर फूट डाल दिया। श्री राजीव जी ने आर्य शब्द और क्षति प्रथा की सत्यता एवं उत्कृष्टता बताई, जिसे अब तक का भारतीय समाज अनभिज्ञ था। अंग्रेजों ने हमारे मनुस्मृति, वेद एवं शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ करके उनका गलत रूप प्रस्तुत करके हमारे भारतीय समाज को उसकी संस्कृति के प्रति दिग्भ्रमित किया। उनका कहना था, अंग्रेजों के बनाए हुए सारे 34,735 कानून को रद्द कर अपने देश और व्यवस्था के अनुसार से कानून बनाना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान भारतीय नागरिकों के साथ बस एक धोखा है। भारत का संविधान अंग्रेजों का बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि अंग्रेजों ने भारत को 1000 वर्ष गुलाम बनाने के लिए बनाया था, दुर्भाग्य से हमारे भारत के लोगों ने उसे ही भारत का संविधान बना दिया और बाकी के देशों से कुछ चुरा कर संविधान को और बड़ा बना दिया। भारत स्वाभिमान के लक्ष्य और प्रचार के लिए वे हरिद्वार से पूरे भारत की यात्रा करने लगे और लोगों को भारत स्वाभिमान का सदस्य होने के लिए प्रेरित करते थे। लगभग आधे भारत की यात्रा पूरी हो चुकी थी। यात्रा के दौरान जब वे उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 26 नवंबर 2010 को गए, जहां उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इसके पश्चात जांजगीर जिले में तारीख 27 नवंबर 2010 को 2 विशाल जनसभाएं की। 28 नवंबर 2010 को विलासपुर की जनसभाओं को पूरा करते हुए वे 29 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहुंचे। दुर्ग जिले में उनकी 2 विशाल जनसभाएं आयोजित थी। पहली जनसभा तहसील बेमेतरा में कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 1 बजे तक चला। राजीव दीक्षित जी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद का कार्यक्रम सायं 4 बजे से जिला दुर्ग में निश्चित था, जिसको संबोधित करने के लिए वे दोपहर 2 बजे बेमेतरा तहसील से रवाना हुए। इसके बाद की घटना विश्वास योग्य नहीं है। फिर भिलाई से राजीव दीक्षित जी के पार्थिव शरीर को रायपुर के मेडिकल कॉलेज भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय लाया गया। यह सब प्रक्रिया 30 नवंबर 2010 सुबह 9 से 11 बजे तक हुई और इसके पहले भिलाई थाने में सूचना दी गई। राजीव जी के छोटे भाई प्रदीप दीक्षित ने सुबह 11 बजे राजीव जी के पार्थिव शरीर को कॉफिन में रखकर पतंजलि योगपीठ विमान में ले आए। उनके अंतिम दर्शन के लिए राजीव जी के पार्थिव शरीर को पतंजलि योगपीठ लाया गया। 1 दिसंबर को राजीव जी का दाह संस्कार कनखल हरिद्वार में किया गया। प्रदीप दीक्षित ने उन्हें मुखाग्नि दी।
राजीव जी भारत के लिए बहुमूल्य थे। उनके अंदर अनेकों गुण थे। इनमें से एक गुण यह भी था कि वह सभी साधारण लोगों के छोटे बड़े प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया करते थे और प्रस्तावों पर विचार कर उनका प्रचार भी करते थे। राजीव जी अपने अंतिम समय तक इस बात पर जोर डालते रहे कि राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए, अर्थात देश के आम नागरिक इस देश के मालिक हैं और सरकारी नेता और अधिकारी हमारे नौकर। जिस तरह यदि घर में नौकर मालिक की बात नहीं सुनता तो मालिक उसे कान पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है, इसी तरह यदि कोई नेता या सरकारी अधिकारी नागरिकों की बात नहीं सुनता तो उसे बिना प्रतीक्षा किए हुए कान पकड़कर कुर्सी से नीचे उतार देना चाहिए। यह श्री राजीव दीक्षित जी का अंतिम उपलब्ध वीडियो है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। छत्तीसगढ़ की जनता को क्या संदेश है? एक ही संदेश है कि अधिक से अधिक योग प्राणायाम करें, आयुर्वेद की दवाओं का उपयोग करें और अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक स्वीकार करके विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। कभी तो हंसी आती है मुझे, ये कॉमनवेल्थ खेल क्या है? ये वो खेल हैं जिनको दुनिया के 71 देश खेलते हैं और ये सारे 71 देशों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। तो ये 71 देश अपनी गुलामी को याद करने के लिए हर 4 साल में ये खेल खेलते हैं। दुनिया में ऐसे मूर्ख लोग देखे हैं जो गुलामी को याद करते हैं अपनी, और वो भी बहुत बड़े समारोह के साथ, भव्य समारोह करके गुलामी को याद करते हैं। वो क्या बात कर रहे थे? वो कह रहे थे माँ हम गरीब क्यों हैं? तो कान में मेरे शब्द पड़ गए। मैंने कहा ये इस तरह का प्रश्न कोई अपनी माँ से पूछे तो मुझे लगा ये कोई साधारण लोग नहीं है, कुछ तो इनमें असाधारणपन है। चल के पूछा जाए कौन लोग हैं, परिचय लिया जाए। तो मैं गया उस दुकान पे, मैंने पूछा आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तात्या टोपे के परिवार के लोग। हमारे देश में तात्या टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेचनी पड़ी और गद्दारों को सिंहासन मिले, ऐसा ये देश हो गया। जिन लोगों ने तात्या टोपे को मरवाया था वो इस देश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको मालूम है। और एक एक राज्य के नहीं, 2-2 राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तात्या टोपे का गुप्त पता जिन गद्दारों ने अंग्रेजों को बताया था, उस खानदान के कई लोग इस देश में मंत्री रह चुके हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिन्होंने मरवाया था वो इस देश में मंत्री रह चुके हैं। और तात्या टोपे जिन्होंने जवानी लगा दी देश के लिए, उनके परिवार के लोग चाय बेच रहे हैं। शहीदों की शहादत से खिलवाड़ करना, शहीदों की शहादत का मूल्य लगाना, शहीदों की कुर्बानी का मूल्य लगाना, ये राष्ट्रद्रोह का काम है। और ऐसे राष्ट्रद्रोह के काम करने वाले लोगों को, नेताओं को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं आपसे इसी निवेदन के साथ अपना व्याख्यान खत्म कर रहा हूं कि ये इतने बड़े प्रश्न हैं जो आपके बीच में मैंने उठाए हैं, इनका जवाब तलाशिए। मिलकर अगर हम जवाब नहीं ढूंढेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी, और आने वाली पीढ़ी जब हमसे सवाल पूछेगी तो शायद हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आज मेरा दिल बहुत भरा हुआ है, ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं, इसलिए आपसे माफी चाहता हूं और विदा चाहता हूं।
कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो और उसमें मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई बांधा नहीं है, मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक है। राजीव दीक्षित जी बिना मीडिया के सहायता के भी अपने बातों का गांव और शहरों में ऐसा प्रचार किया कि उनके जाने के बाद भी लोग उनके सपनों को सच्चे दिल से पूरा करने में लगे हैं। यदि हम राजीव जी को सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहते हैं तो राजीव जी के सपनों का भारत बनाना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। चट्टान टूट जाए, तूफान घुमड़ के आए, चट्टान टूट जाए, तूफान घुमड़ के आए, कर मौत भी पुकारे, कर मौत भी पुकारे, तो भी लक्ष्य हो स्वदेश।